दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के होम टैब के कुछ बेसिक्स इम्पॉर्टेंट्स ऑप्शंस के बारे में, जो कि एक्सेल में काम करते वक्त आपको हमेशा उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे विंडो आर प्रेस किया और एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर एक्सेल ओपन हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर होम टैब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें अलग अलग ब्लॉक दिए गए हैं। क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, यहाँ पर फॉन्ट ब्लॉक है। इसके बाद एलिमेंट्स, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, ये सारे ब्लॉक्स हैं। इन सभी ब्लॉक में अलग अलग ऑप्शंस यानी कमांड दिए गए हैं। तो इनमें जो बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है जिनका बार बार यूज़ करना पड़ता है एक्सेल में, तो उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉक में कट, कॉपी और पेस्ट का इनका इस्तेमाल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी सेल में कुछ नंबर्स टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स को टाइप कर दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 25 टाइप कर दिया, ठीक है। अब 25 टाइप कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कट और कॉपी ये दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। चूँकि किसी भी नंबर को कट या कॉपी करने के लिए उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम जानेंगे कॉपी के बारे में, फिर जानेंगे कट के बारे में। तो सबसे पहले चलिए कॉपी के बारे में जानते हैं। कॉपी होता है दोस्तों, कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट किसी चीज़ का करना, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये 25 यहाँ पर भी रहे और यही कॉपी करके मैं यहाँ पर भी कर दूँ। तो ये कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले 25 वाले सेल को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अभी देख पा रहे होंगे आप, ये पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। ये तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक हम किसी सेल के ऑब्जेक्ट को सेल के टेक्स्ट को या कंटेंट को हम कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कट या कॉपी करने पर ही ये पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट होता है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया। आप देख पा रहे होंगे 25 वाले सेल में जो चारों तरफ राउंडिंग ये मूविंग चल रहा है, ठीक है। तो ये अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉपी हो चुका है। अब ये यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन शो हो गया है। मैं किसी भी दूसरे सेल में क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी 25 पेस्ट हो चुका, ठीक है। ऐसे ही जितने सेल में चाहें उतने सेल में हम इसको पेस्ट कर सकते हैं 25 को, ठीक है। जितने सेल में चाहें उतने सेल में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। एक बार कॉपी करने के बाद आप जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम जानते हैं ये सिलेक्शन हटेगा कैसे दोस्तों। इसके लिए कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप ये सिलेक्शन हटा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है कट ऑप्शन। दोस्तों कट ऑप्शन का इस्तेमाल होता है कि किसी भी स्थान को किसी भी कंटेंट को, टेक्स्ट या वैल्यू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना, मूव कर देना, ठीक है। तो मूव करने पर वो वस्तु वहाँ पर नहीं रहती है, इसमें टेक्स्ट और यहाँ पर नंबर्स वहाँ पर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये 25 जो है यहाँ से मूव होकर के यहाँ पर फर्स्ट वाले सेल में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पर क्लिक मैंने कर दिया और पेस्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मूव होकर के वहाँ चला गया, ठीक है, फर्स्ट वाले सेल में, ठीक। तो इस तरह से कट और कॉपी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन। तो मैंने बताया आपको कि कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट या फिर वैल्यू को किसी अन्य जगह पर पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल अभी मैं आपको बता दूंगा आगे के ऑप्शंस के इस्तेमाल के बाद, चूँकि ये इसका इस्तेमाल तभी होता है जब किसी ना किसी टेक्स्ट पर या वैल्यू पर फॉर्मेट्स लगाए गए होते हैं, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट्स समझ लेते हैं। फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे लगाए जाते हैं टेक्स्ट पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई नाम ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया मोहन, ठीक है। यहाँ पे मैंने मोहन एक नाम ले लिया, ठीक। और इस पर मैं कुछ फॉर्मेट अप्लाई करूँगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ से ये फ़ॉन्ट चेंज होता है। यहाँ पर कैलिबरी दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करके इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर मैंने अल्जीरियन कर दिया, ठीक है। और यहाँ से इसकी साइज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होती है वो 11 ही सेट होता है और फ़ॉन्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो कैलिबरी ही सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 16 कर दे रहा हूँ, ठीक।
16 करने के बाद मैं दूसरे सेल किसी सेल में एक दूसरा टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। मैंने ABXYZ कर दिया यहाँ पे टाइप, ठीक है, XYZ। इस पर मैं कोई इफेक्ट नहीं लगाऊंगा, जो कुछ भी चेंज करूँगा इस पर ही मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मोहन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट कैलिबरी था उसको मैंने एल्जेरियन किया और टेक्स्ट साइज़ 11 था और उसको 16 कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा इटैलिक कर देता हूँ और इसके नीचे अंडरलाइन लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं इसका जो सेल का कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं चलिए ग्रीन कलर कर दिया मैंने, और टेक्स्ट का कलर जो है उसको मैं वाइट कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट हो चुका है और इसका सेल का कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो ग्रीन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। पहले हम जान लेते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो मैंने इस पे लगभग 6 से 7 इफेक्ट लगाए हुए हैं। इसका फॉन्ट चेंज किया, साइज चेंज किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया हूँ, अंडरलाइन किया हूँ, फिर इसके बाद बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर, ये सारे के सारे इफेक्ट मैंने इस सेल पे लगाए हैं। ये हमारा पूरा का पूरा नॉर्मल ही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैलिबरी बॉडी है, फॉन्ट साइज़ मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका फॉन्ट जो है वो कैलिबरी है, 11 इसका साइज़ है, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड इटैलिक कुछ भी नहीं लगा है, ये सीधा सा नॉर्मल सा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पर मैंने जितने भी इफ़ेक्ट लगाए हैं वो सारे सारे इस पर भी लग जाएं, इसी के तरह सेम ये दिखे, इसका सारा का सारा इफ़ेक्ट कॉपी होकर के इस पर पेस्ट हो जाए। दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करने पर इफ़ेक्ट कॉपी होता है, ना कि टेक्स्ट कॉपी होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने मोहन को सिलेक्ट किया, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्लस के साथ एक ब्रश का आइकन आ रहा है, और जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा उसका सारा का सारा इफेक्ट इस पर कॉपी हो जाएगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे जस्ट मोहन का सारा इफेक्ट, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट कलर, उसका स्टाइल, उसका फॉन्ट, उसका साइज़, सारा का सारा इस पर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट या डिज़ाइन के सारे ऑब्जेक्ट या इफ़ेक्ट को कॉपी करके अन्य सभी हेडिंग्स या फिर जो कुछ भी कहें आप किसी अन्य टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकें, ठीक है। इसीलिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट चलिए देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है इसमें ऑप्शन, कुछ और ऑप्शन इंपॉर्टेंट दिए हुए। ये श्रिंक ग्रो फॉन्ट है, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज है। इससे टेक्स्ट की साइज़ को हम बढ़ाते हैं और इससे टेक्स्ट की साइज़ को घटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट दिए हैं, चलिए अलाइनमेंट पहले समझ लेते हैं। एक ही सेल में वैल्यू को मूव कराना अलाइनमेंट है। यहाँ पे देखते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। मैं एक सेल को बड़ा कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं 1 2 3 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा है, एक नंबर लिखा है, तो ये राइट साइड टाइप हुआ है, ऑटोमेटिक चला गया है। मैं इसमें XYZ लिख देता हूँ, XYZ मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जो XYZ है ये अक्षर है, ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो टेक्स्ट जो होते हैं, नंबर जो होते हैं वो हमेशा राइट साइड से टाइप होते हैं और जो टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड ऑटोमेटिक फिट होते आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिया है, इसमें हम समझते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। ये सारे टोटल 9 अलाइनमेंट होते हैं। एक ही सेल में 9 प्लेस पर वैल्यू फिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहाँ पर है, ये इस सेल के बॉटम पर है और लेफ़्ट साइड है, ठीक है। बॉटम पर है, इसे बॉटम कहा जाता है। ये सेंटर है और ये मिडिल है और ये टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉटम पर है, बॉटम पे ये लेफ़्ट साइड है, ठीक। चलिए मैं बॉटम पे इसे मिडिल में करता हूँ। ये मैंने मिडिल में कर दिया, ठीक। और बॉटम पे इसे मैं राइट में कर देता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये टॉप बॉटम लेफ़्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिडिल राइट और सेंटर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉटम पे लेफ़्ट, राइट, मिडिल और ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मिडिल में करता हूँ, तो मिडिल लेफ़्ट है ये, अभी ये मिडिल राइट हो गया और यहाँ से आप मिडिल सेंटर हो गया और यहाँ से आप मिडिल राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं टॉप अलाइनमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये टॉप अलाइनमेंट पे चला गया है, टॉप पे चला गया। उसी सेल में ये मूव हो रहा है 9 प्लेस पर, आप ये मूव करा सकते हैं, ठीक है। अभी ये टॉप पे है, टॉप राइट साइड में है। चलिए मैं इसको मिडिल में कर देता हूँ, ये मिडिल में आ गया, ठीक है। टॉप मिडिल में है और यहाँ से मैं टॉप इसको लेफ़्ट में कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल 9 अलाइनमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम हो गया और ये लेफ़्ट, मिडिल और सेंटर हो गया, ठीक है। लेफ़्ट, राइट और सेंटर हो गया। ये 3 टोटल 9 अलाइनमेंट होते हैं एक ही सेल में वैल्यू को
अलग अलग स्थानों पर रखने का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है रोटेशन के लिए है, इसमें टेक्स्ट को रोटेट करा सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया यस नॉलेज, ठीक है। ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को इसी सेल में रोटेट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे करा पाएंगे इसके लिए, यहाँ पे ए बी जो ऑप्शन दिया हुआ ओरिएंटेशन, इस ऑप्शन का नाम है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टेक्स्ट रोटेशन का बहुत सारे ऑप्शन दिया है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ एंगल क्लॉकवाइज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। उसी सेल में रोटेट होगा। इसके बाद रोटेट टेक्स्ट अप दिया हुआ है, इस तरह से रोटेट हो जाएगा। तो जिस भी एंगल में इसको रोटेट कराना चाहें यहाँ से आप रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। वरना यहाँ से फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट से भी आप करा सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। ये जो कर्सर है इसको आप मूव करके यहाँ से जितना डिग्री चाहें उतनी डिग्री यहाँ से आप मूव करा सकते हैं। मूव कराने के बाद ओके कर देंगे तो वो उसी डिग्री में रोटेट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ रैप टेक्स्ट, इसका इस्तेमाल क्या होता है। रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है जैसे कुछ वैल्यू होते हैं जिन्हें हम लिखते हैं तो वो उसी सेल में फिट नहीं होते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ लिखूँ, चलिए मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया। आपको लग रहा होगा कि ये इसका कुछ पार्ट दूसरे वाले सेल में लग रहा है, ठीक है, कि ये दूसरे वाले सेल में टाइप किया हुआ है, लेकिन ये इतना वाला अक्षर, ये जो अक्षर दिखाई दे रहा है दूसरे सेल में नहीं, ये पहले ही सेल में। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फॉर्मूला बार में जो कुछ भी हम किसी भी सेल में टाइप करते हैं यहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो मैं इस वाले सेल में क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा नाम इसी सेल का बता रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस सेल में क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा अक्षर, बाकी का जितने भी अक्षर हैं वो नेक्स्ट वाले सेल में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं बता रहा, ठीक है। इस वाले सेल में कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बता रहा, जबकि मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारा का सारा टेक्स्ट इसी के अंदर बता रहा है कि इसी के अंदर टाइप हुआ, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है कि उसी सेल के वैल्यू को उसी सेल में एडजस्ट कर दे, चाहे वो उसकी विड्थ बढ़ा करके चाहे वो हाइट बढ़ा करके, ठीक है। तो जैसे ही रैप टेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर जो रो की हाइट होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं रैप टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रो की विड्थ जो है, हाइट जो है वो बढ़ चुकी है और वो जो वैल्यू है, वो जो टेक्स्ट है उसी सेल में फिट हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ नेक्स्ट दोस्तों मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल होता है सेलों को मर्ज करने के लिए, कई सेलों को मर्ज करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे सेल मर्ज होकर के एक सेल बन जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जितना सेल आपको मर्ज करना होता है उतना सेलेक्ट कर देते हैं। करने के बाद मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो उतने सेल को मर्ज करके एक सेल बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट उसी में दिया हुआ है मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, अनमर्ज सेल्स और मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो फिर से इसको अगर अनमर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से उसी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा, पहले के जैसे हो जाएगा, ठीक। अगर किसी रो को मर्ज करना चाहते हैं या कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, चलिए मैं कॉलम, ये सी वाले कॉलम को मर्ज करना चाहता हूँ, पूरे के पूरे इसके सेल मर्ज हो जाएं, एक कॉलम बन जाए, ठीक है, एक सेल बन जाए। तो इसके लिए सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ से ये यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा, ठीक है, जब आप एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कॉलम यहाँ पे मर्ज हो चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ रो आप कैसे मर्ज कर पाएंगे। यहाँ से मैंने 4 वाले रो को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ है मर्ज अक्रॉस, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये रो मर्ज हो चुका है। चलिए मैं 7 वाले को भी क्लिक करके मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे मर्ज रो अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रो को भी मर्ज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी सेल, कॉलम या फिर रो को मर्ज कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।